मैंने एक पॉलिटिकल अलायंस के लिए अपनी बहन की जगह ग्रेट चान्यू से शादी की, जिसकी उम्र 50 साल से भी ज्यादा थी। मैं ग्रेट चान्यू की औरत हूँ। अगर तुमने मुझे छूने की जुर्रत भी की तो तुम मारे जाओगे। हम क्या इत्तेफाक है, मैं ही चान्यू हूँ। उसने मुझे उठाकर टेंट से बाहर निकाला, अपने हाथ उठाए और मुझे हवा में ऐसे ऊंचा उठा लिया जैसे कोई ट्रॉफी शो ऑफ कर रहा हो। मैं बस गिरने ही वाली थी और अपना डर भूलकर मैंने जल्दी से उसके गले को कसकर पकड़ लिया। नीचे खड़े सभी आदमी लंबे चौड़े और हट्टे कट्टे थे। अपने खून से सने ब्लेड्स हवा में लहरा रहे थे। उनकी चिल्लाने की आवाजों से आसमान गूंज रहा था। उसका नाम यिमेंग्शे था और उसने अभी अभी पुराने ग्रेट चान्यू को मारा था। मैं सच में एक ट्रॉफी ही थी। मेरे स्ट्रगल्स को इग्नोर करते हुए यिमेंग्शे मुझे सीधे मैन टेंट में ले गया। वो बहुत स्ट्रांग था। उसने मेरे दोनों हाथों को लोहे के चिमटे की तरह कसकर पकड़ा हुआ था। मुझे इतनी जोर से दबा रहा था कि दर्द होने लगा। मैं उसे कितना भी मार रही थी, वो टस से मस नहीं हुआ। उसकी बॉडी पत्थर की तरह हार्ड थी। टेंट में एक बड़ा सा लकड़ी का टब था जिसके नीचे रैक पर आग जल रही थी। मैंने ऐसा सीन पहले कभी नहीं देखा था और मैं और भी ज्यादा डर गई। मुझे जाने दो तुम जंगली, ये बोलते ही मैं फ्रीज हो गई। जंगली, मैं डरी हुई थी, पूरी तरह कांप रही थी। प्लीज मुझे मत खाना, मुझ में बिल्कुल भी गोश्त नहीं है। मेरा टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। थर्ड मास्टर चाइतो ने कहा, तुम्हें किसने कहा कि मैं लोगों को खाता हूँ? पैलेस के सब लोग यही कहते थे। वो कहते हैं कि शियोंगनू लोगों को जिंदा खा जाते हैं। मैंने उस पानी के टब को देखा। वो एकदम खौलता हुआ गर्म था। उसमें बबल्स उठ रहे थे और सफेद भाप निकल रही थी। ओ नो, वो खाने का एक सिविलाइज्ड तरीका यूज करना चाहता था, उबले हुए मीट के स्लाइसेस। यिमेंग्शे ने मेरी नजरों को फॉलो किया। वो गुस्सा नहीं हुआ बल्कि जोर जोर से हंसने लगा। उसने मुझे टब में फेंक दिया, मुझे धोया, बाहर निकाला और बेड पर फेंक दिया। मैं पहले ही डर के मारे सुन्न हो चुकी थी। यिमेंग्शे ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हारी साइड की औरतें हमारे नॉर्थ वाली औरतों से अलग होती हैं, गोरी, नाजुक और साफ, बिल्कुल एक न्यूबॉर्न मेमने की तरह। मैं समझ गई, एक मेमना जो कटने का इंतजार कर रहा है। नो नो नो, ये गोरा इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये सब फैट है। फैट टेस्टी नहीं होता, ये बहुत ऑनेली होता है। तुमने अभी कहा था कि तुम बहुत लालची हो। मैं पहले से ही वर्ड्स के साथ लड़खड़ा रही थी। उसकी इस बात से ब्लॉक होकर मुझे समझ नहीं आया कि और क्या कहूं। मैं किसी काम की नहीं थी और बुरी तरह रोने लगी। उससे एक आखिरी चीज के लिए भीख मांगने लगी। तुम कह रहे हो ना, पहले गर्दन पर काटने से इंसान जल्दी मरता है तो दर्द भी कम होगा। यिमेंग्शे के होठों पर एक स्माइल आ गई। ठीक है, मैं अभी मरा नहीं हूं। उस रात यिमेंग्शे ने मुझे किसी इंसान को खाने का एक और तरीका समझाया, वो तरीका जिसके बारे में पैलेस के लोगों ने मुझे कभी नहीं बताया था। मैंने अपने बगल में देखा, वो अभी भी सो रहा था। सुबह की हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, आधा लाइट में आधा अंधेरे में। मैंने आज तक जितने भी लोग देखे थे वो उन सबसे अलग लग रहा था। उसकी नाक बहुत तीखी थी और ब्रो बोन्स भी हाई थी। उसने अचानक अपनी आंखें खोली। क्या तुमने जीभ भरकर देख लिया? वो काफी देर से जगा हुआ था और जानता था कि मैं उसे देख रही हूँ। मेरा चेहरा तुरंत बुरी तरह लाल हो गया। मैंने अकड़ते हुए अपना सिर घुमाकर बेड के टॉप की तरफ देखा, ऐसे नाटक करते हुए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरा हाथ जो मेरी चेस्ट पर रजाई को दबा रहा था हल्का सा कांप रहा था। यिमेंग्शे जोर से हंस पड़ा। एक हाथ से अपनी अपर बॉडी को सपोर्ट देकर साइड के बल लेट गया। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन पर रब कर रही थीं। तुम वो प्रिंसेस हो जो पॉलिटिकल मैरिज के लिए आई है। मुझे याद है तुम्हारा नाम कुछ छू था। मिंगजू। मैंने गिल्टी फील करते हुए इसे एक बार और रिपीट किया। सब मुझे प्रिंसेस मिंगजू कहते हैं। ओह मिंगजू। उसने मुझे मुस्कुराती आंखों से देखा। तुम्हारी लैंग्वेज याद रखना सच में बहुत मुश्किल है। उसने बिल्कुल मासूमियत से स्माइल किया। वो कल रात खून से सने हुए और लोगों को खाने के बारे में चिल्लाने वाले खूंखार भूत से बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। यिमेंग्शे बेड से नीचे उतरा, नंगे पैर जमीन पर रखे और खिड़की की तरफ अपने हाथ स्ट्रेच किए। यिमेंग्शे मुड़ा और मेरे बगल में उकड़ू बैठ गया। मुझे अभी भी कुछ काम है, तुम थोड़ी देर और सो लो, मैं तुमसे बाद में मिलने आऊंगा। याद रखना, ज्यादा खाना। एक लिटिल पिग के तौर पर तुम्हें जल्दी बड़ा होने के लिए ज्यादा खाना और ज्यादा सोना होगा। क्या उसकी चाइनीज लर्निंग बहुत अच्छी नहीं थी? ऐसा कहने के बाद उसने मेरे गाल पर किस किया, अपने बड़े वाइट दांतों के साथ एक स्माइल फ्लैश करते हुए बोला, टेस्ट बुरा नहीं है। उसके इस कमेंट पर मेरा रिस्पॉन्स ये था कि मैंने ब्लैंकेट ऊपर खींचा और खुद को उसके अंदर छिपा लिया। चान्यू 50 साल से भी ज्यादा उम्र का था और खून का प्यासा और जालिम होने के लिए फेमस था। इस पॉलिटिकल मैरिज को लेकर मैंने अपने मन में मरने की इच्छा पाल रखी थी। पूरे एस्कॉर्ट के दौरान मैं यही दुआ कर रही थी, अगर ग्रेट चान्यू मुझे पसंद नहीं करता है तो मैं सिर्फ एक जल्दी मौत मांगती हूँ। ये यिमेंग्शे जो बीच में ही टपक पड़ा था, मुझे नहीं पता था कि उसकी क्या सिचुएशन थी। उसने मेरे घबराए हुए दिल को थोड़ी देर के लिए शांत कर दिया था। क्या मेरा फ्यूचर उतना डरावना नहीं होगा जितना मैंने इमेजिन किया था? मैंने इसके बारे में सोचा, मेरी पलकें फिर से भारी होने लगीं और मैं बहुत गहरी नींद में चली गई और तभी उठी जब सूरज अपने सबसे ऊंचे पॉइंट पर पहुंच गया था। मेरे उठने के बाद मेड्स मुझे सर्व करने और तैयार करने में हेल्प करने आई। उन्होंने मेरी हान वेडिंग ड्रेस उतार दी और मुझे ग्रासलैंड के कपड़ों में चेंज करवा दिया। मैंने शीशे में खुद को देखा। मैंने इतने महंगे कपड़े पहले कभी नहीं पहने थे। सच में एक लिटिल पिग होने के लायक मैं सच में बहुत सो सकती हूँ। ठीक इसी पल यिमेंग्शे ने दरवाजे का पर्दा उठाया और अंदर आ गया। थोड़ी देर मुझे घूर कर देखा और खुशी से चमकते हुए बोला, तैयार होने के बाद तुम अभी भी एक प्रीटी लिटिल पिग लग रही हो। मैंने अपना सिर झुकाया और स्माइल की। मुझे नहीं पता था कि कैसे रिप्लाई करूं। क्या मैं मुझे प्रीटी कहने के लिए उसे थैंक्स बोलूं? क्या उसे बताऊं कि हमारी जगह पर हम लोगों को पिग सिर्फ तब कहते हैं जब हम उन्हें गाली दे रहे होते हैं? फिर मैंने सोचा, एक ग्रासलैंड के आदमी के लिए फॉरेन लैंग्वेज सीखना इतना मुश्किल है,
उसे जो मन करे मुझे बुलाने दो। यिमेंशिया ने अपने हाथ की चीजें टेबल पर उछाली और फिर से जल्दी में बाहर चला गया। उसके जाने के बाद दोनों मेट्स ने अपने मुंह कवर की और हंसने लगी, एक ऐसी लैंग्वेज में बात करते हुए जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। तुम लोग किस बात पर हंस रही हो? मैंने उनसे पूछा। डर लग रहा है कि मैंने कुछ गलत कर दिया। यांची, गलत मत समझिए। हम दोनों इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि चान्यू आपको सच में बहुत पसंद करते हैं। उसने टेबल पर रखी लोमड़ी को उठाया और मेरी तरफ हिलाया। देखिए, चान्यू ने खुद जिसका शिकार किया है, और ये एक व्हाइट लोमड़ी है। प्योर व्हाइट लोमड़ियां मिलना सबसे मुश्किल होता है। वो आजकल बहुत बिजी था, फिर भी उसके पास एक लोमड़ी का शिकार करने का फ्री टाइम था। दूसरी मेड ने भी गॉसिप स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। हमारे ग्रासलैंड के आदमी जो भी शिकार करते हैं वो सब अपनी प्यार करने वाली औरतों को दे देते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि ग्रेट चान्यू यिमेंशिया ने किसी को कोई शिकार दिया हो? कभी नहीं। उसके जैसा आदमी अगर मैंने आज अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं यकीन नहीं करती। वो दोनों लगातार बकबक कर रही थीं, जिससे मुझे उनसे बहुत क्लोज फील हुआ। लोग चाहे कहीं से भी हों, गॉसिप के लिए सबका प्यार एकदम सेम होता है, खासकर जब बात रोमांस की हो। वो दोनों आपस में बात कर रही थीं, जिससे मुझे उस फेवर से बहुत ओवरवेलम्ड फील हो रहा था। यिमेंशी, क्या वो सच में मुझे पसंद करता है? मेड्स अपने हाथों से काम करते हुए मुझसे बात कर रही थी और सारे टॉपिक्स यिमेंशियो के ही इर्द गिर्द घूम रहे थे। पूरी दोपहर जैसे उनकी बातों की झड़ी लग गई थी, वो रुक ही नहीं पा रही थी। वो दोनों यिमेंशी की रिस्पेक्ट भी करती थीं और उससे डरती भी थीं। कल रात से पहले यिमेंशी का एक और टाइटल था, हंटिंग किंग। वो ग्रासलैंड पर आउटस्टैंडिंग मिलिट्री अचीवमेंट्स वाला एक फेमस और खूंखार वॉरियर था। पुराना ओल्ड चान्यू भी ग्रासलैंड के बच्चों के दिलों में एक हीरो था, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए ओल्ड चान्यू बहुत ज्यादा शक्की और सेंसिटिव हो गया। उसे हमेशा लगता था कि दूसरे उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और उसने कई खूनी काम किए। यिमेंशिया का ट्राइब भी उस भंवर में फंस गया और उसके पिता को फंसाकर मार दिया गया। इसे बर्दाश्त ना कर पाने पर यिमेंशिया ने लंबे समय तक प्लान किया और कई दूसरे बड़े ट्राइब्स को साथ लेकर बगावत कर दी। उन्होंने जो टाइम चुना वो वही दिन था जब प्रिंसेस पॉलिटिकल मैरिज के लिए रॉयल कोर्ट में आई थी। लोगों की भारी भीड़ और शोर शराबे वाले जश्न के बीच उनके लोगों के लिए उनके बीच छिपना आसान था और कोई भी हंगामा आसानी से नोटिस नहीं किया जाता। ओल्ड चान्यू मर गया और वो नेचुरली अगले ग्रेट चान्यू के तौर पर गद्दी पर बैठ गया। उनकी दुनिया में इतने सारे रूल्स नहीं थे। ये एक भेड़ियों के झुंड की तरह सीधा था। एक बार जब बूढ़ा भेड़िया राजा कमजोर हो जाता है तो जवान भेड़िए उस पर झपट पड़ते हैं, काटते हैं और लड़ते हैं, और जो काबिल होता है वो गद्दी ले लेता है। यिमेंशिया वही जवान भेड़िया था, खूंखार, चालाक और बहुत हैंडसम भी। मेड्स खिलखिलाकर हंस रही थीं, साइड में मेरी ऑकवर्ड लेकिन प्लेफुल तरीके से जीभ निकालने की हरकत को याद करते हुए। चिंगशी, गुस्सा मत होइए, हम तो बस बात कर रहे हैं। हमारी कोई भी गलत ख्याल रखने की हिम्मत नहीं होगी। शाम हो चुकी है, हमें जल्दी करके खाना बनाना होगा। ऐसा कहने के बाद दोनों जवान लड़कियों ने मुझसे पूछा कि मुझे क्या खाना पसंद है। उसे याद किया और हंसते मजाक करते हुए दो छोटी चिड़ियों की तरह टेंट से बाहर भाग गईं। वो हमारे पैलेस की मेड से कहीं ज्यादा जिंदा दिल थीं। थोड़ी देर बाद वो खाना ले आईं और यिमेंशिया भी लौट आया। मेड्स वहां से चली गईं और टेंट में सिर्फ यिमेंशिया और मैं रह गए। मैं आज्ञाकारी बनकर उसके पास गई, उसका लबादा टांग दिया और उसका खाना परोसा। तुम क्यों नहीं खा रही हो? क्या खाना तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से नहीं है? मैंने अपना सिर हिलाया और स्माइल की। खाना बहुत अच्छा है, पहले तुम खा लो। जब तक तुम खत्म नहीं कर लेते मैं तुम्हें परोसूंगी, फिर मैं खा लूंगी। कोई जल्दी नहीं है, जब तक मैं खत्म करूंगा ये सब ठंडा हो जाएगा। यहाँ चीजें बहुत जल्दी ठंडी होती हैं और जब मीट ठंडा हो जाता है तो उसमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है। यिमेंशिया ने मुझे खींचा, अपनी गोद में बिठा लिया और मेरे मुंह में रोस्टेड बीफ का एक पीस ठूंस दिया। जीरे का फ्लेवर बहुत तेज था, ये बहुत टेस्टी था। मैं विक्ट्री सेलिब्रेशन से छिपकर वापस आ गया, स्पेशली ये देखने के लिए कि मेरी लिटिल पिग कैसे पल रही है। तुम नहीं खा रही हो? हम। उसकी आवाज बहुत डीप और भारी थी, स्पेशली वो हम। ये एक छोटे से हुक की तरह था जिसे सुनकर ही मेरे सिर में सिहरन होने लगी थी। मैं नीचे उतरी, वापस बैठी और अपना सिर झुकाकर सीरियसली खाने लगी। वो दोनों लड़कियां मेरे आदमियों ने चुनी हैं। वो हान लैंग्वेज बोल सकती हैं, लेकिन उनका नेचर थोड़ा शोर मचाने वाला है। उसने मुझे देखा और स्माइल किया। मेरी लिटिल पिग को शायद बात करना पसंद नहीं है। क्या तुम्हें वो नॉइजी लगती है? वो सब चान्यू की बहुत इज्जत करती हैं और उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत सी चीजें बताई। ये बहुत दिलचस्प है। फॉर एग्जाम्पल, यिमेंशिया इंटरेस्टेड लग रहा था। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कहा कि तुमने 8 साल की उम्र में अकेले ही एक भेड़िए को मार दिया था। तुम बहुत ज्यादा ब्रेव हो। रूमर्स और भी ज्यादा अजीब होते जा रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने सुना था तो वो कह रहे थे कि मैंने उसे 10 साल की उम्र में मारा था, लेकिन सच में मैं 14 साल का था जब मेरी हाइट बस बढ़ना शुरू ही हुई थी। यिमेंशिया ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और मेरी तरफ देखकर स्माइल की। अगर वो इसे ऐसे ही फैलाते रहे तो सही टाइम आने पर मैं एक मॉन्स्टर बन जाऊंगा, बिल्कुल तुम्हारी बातों की तरह लोगों को खाने लगूंगा। उन्होंने और क्या कहा? उन्होंने ये भी कहा कि आज मॉर्निंग मीटिंग में तुम बहुत ही हीरो जैसे और बहुत ही शानदार लग रहे थे। ओह, ये एक फैक्ट है, इसमें कोई बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं है। मैं जोर से हंस पड़ी। यिमेंशिया सच में काफी फनी था। डिनर के बाद यिमेंशिया नहाने चला गया और मैं साइड में उसे सर्व कर रही थी। तभी मुझे अचानक कुछ याद आया। मैंने इस मौके का फायदा उठाकर उससे पूछा। मैंने वो कुछ बॉक्सेस मंगवाए जो मैंने दोपहर में पैक किए थे। हर एक में कुछ ज्वेलरी थी। लॉजिकली कहा जाए तो
मुझे आज सुबह अपनी बड़ी बहनों को रिस्पेक्ट देने जाना चाहिए था, लेकिन मैं इस जगह से अनजान हूँ और तैयार भी नहीं थी। मुझे डर था कि कहीं मैं उनकी बेइज्जती ना कर दूं। क्या मैं चान्यू को ये देखने की तकलीफ दे सकती हूँ? क्या ये गिफ्ट सही है? अगर ये काफी नहीं है तो मैं आज रात को फिर से नए तैयार करूंगी। बहनें? कौन सी बहनें? यिमेंगशी ने बॉक्स से एक गोल्ड हेयर पिन उठाई और उसे देखने लगा। उसने कैजुअली उसे मेरे बालों में लगा दिया। तुम्हारी पुरानी यानजीस, चूंकि वो पहले आई थी तो मुझे उन्हें बड़ी बहनें बुलाना चाहिए, या यहाँ तुम्हारे रूल्स अलग हैं और मैं उन्हें वैसे नहीं बुला सकती। यिमेंगशी ने बॉक्स बंद किया और उसे साइड में फेंक दिया। तुम्हें किसने कहा कि मेरी और भी यानजीस हैं? मैंने उसकी तरफ देखा। ये यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उसकी कोई और औरतें नहीं थी। यिमेंगशी खड़ा हुआ और बाहर आया। उसने मुझे उठा लिया और थोड़ा उछाला। इस चान्यू का अभी दूसरी लिटिल पिग्स पालने का कोई प्लान नहीं है, सिर्फ तुम्हें पालना ही काफी मुश्किल है। यह सुनकर मैं हैरान भी थी और खुश भी। यिमेंगशी की सच में कोई और यानजीस नहीं थी। मैं उससे कल ही मिली थी, तो ऐसा नहीं था कि मैं अभी से उसके प्यार में पूरी तरह पागल हो गई थी। मैं बस खुश थी कि मुझे दूसरों को खुश करने के लिए अपनी तरफ से एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसने नीचे देखा और मेरी तरफ देखकर स्माइल की। खाना खिला दिया, पानी पिला दिया और नहला दिया। अब लिटिल पिग को फिर से खाने का टाइम आ गया है। मेरा चेहरा तुरंत आग की तरह जलने लगा। मैं उसे देखने में बहुत शर्मिंदा फील कर रही थी और मेरी अब ईट वर्ड को सीधे फेस करने की हिम्मत नहीं थी। लिटिल पिग, तुम्हारा फेस कितना लाल हो गया है। कल स्टीम्ड था, तो क्या आज रोस्टेड सकलिंग पिग है? ठीक है, मेरी स्टीम्ड और रोस्टेड सकलिंग पिग को भी सीधे फेस करने की हिम्मत नहीं थी। यिमेंगशी, ये इंसान काफी मिस्टीरियस था। दिन के टाइम वो इतना बिजी रहता था कि कहीं नजर ही नहीं आता था। कभी कभी तो कई दिनों तक गायब रहता था, जंग लड़ रहा होता था और मिलिट्री डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज कर रहा होता था। बहुत बिजी, लेकिन जब भी वो मेरे सामने आता था तो उसमें थकान का एक नामो निशान भी नहीं होता था। हमेशा चेहरे पर एक स्माइल लिए हुए, बहुत ध्यान से मेरे साथ पिग को खाने के 100 तरीके स्टडी कर रहा होता था। जब यिमेंगशी फिर से मेरी जगह पर आया तो मैंने हमेशा की तरह उसे हाथ मुंह धोने में मदद की। मेरी आंट आ जाई थी और तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मुझे अभी याद आया कि तुम्हें यहाँ आए हुए आधा महीने से ज्यादा हो गया है और तुम बिल्कुल भी बाहर नहीं गई हो। क्या तुम इस जगह के साथ ढल रही हो? तुम्हारे चांगान से कंपेयर करें तो यहाँ थोड़ी ज्यादा ठंड है, इसलिए अगर तुम्हें बाहर जाना पसंद नहीं है तो यह समझा जा सकता है। इसलिए मैंने बस यही कह दिया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और अपनी आंट को मना कर दिया। ऐसा नहीं है, मैं बस इस जगह से अनजान हूँ और डरती हूँ कि अगर मैं बाहर गई तो किसी को बुरा ना लग जाए। इसके अलावा एक बार औरत की शादी हो जाए तो पब्लिक में उसका अपना चेहरा दिखाना सही नहीं होता। चान्यू की परमिशन के बिना मैं बाहर नहीं जाऊंगी। नेक्स्ट टाइम अगर मैडम मुझसे मिलना चाहें तो मुझे बता देना। यिमेंगशी ने त्योरियां चढ़ाई। तुम हान लोगों के इतने सारे रूल्स क्यों होते हैं और कौन कौन से रूल्स हैं? मुझे सब एक साथ ही बता दो। नो, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, वो सब बेकार हैं। हम शियोंगनू लोगों की इतनी सारी पाबंदियां नहीं होती। तुम जो चाहो कर सकती हो। यहाँ तुम मेरी यानजी हो। अगर कोई किसी को बुरा फील करा रहा है तो वो दूसरे लोग हैं जो तुम्हें बुरा फील करा रहे हैं। कल मैं तुम्हें घोड़े की सवारी कराने बाहर ले जाऊंगा। ओके, लेकिन मुझे नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। मैं बहुत अच्छी राइडिंग करता हूँ। मैंने सिर हिलाया। कल की अपनी पहली आउटिंग का सच में बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। नहाने के बाद यिमेंगशी आराम करने के लिए मेरे साथ बेड पर आ गया, लेकिन वो बस अपनी साइड लेटा हुआ मेरी तरफ देख रहा था। कोई और हरकत नहीं कर रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा, पूरी तरह से कंफ्यूज। मुझे उसकी कभी न थकने वाली एनर्जी की आदत हो चुकी थी। वो काफी उलझन में लग रहा था और थोड़ी देर स्ट्रगल करने के बाद वो बेड से कूदकर बाहर गया और जब वो वापस आया तो उसके हाथ में एक छोटा सा व्हाइट जेट बॉक्स था। आज जब मैंने अपनी आंट के सामने तुम्हारा जिक्र किया तो उन्होंने मुझे डांटा, कहा कि मुझे कंट्रोल करना नहीं आता और मैं परवाह करना नहीं जानता। उसने वो बॉक्स मेरे हाथ में थमा दिया। वो बहुत साफ तौर पर एक अनकंफर्टेबल एक्सप्रेशन दिखा रहा था। उसने मुझे वो मरहम दिया और बोला, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, ये ठंडक देता है और सूजन कम करता है। हे भगवान, तुम लोगों ने एग्जैक्टली क्या बात की? मेरा चेहरा तुरंत ब्राइट रेड होकर फट पड़ा। मेरे पास किसी को भी मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं बची थी। मैं इस जन्म में उसे फिर कभी नहीं देखना चाहती थी। यिमेंगशी ने एक पल मुझे देखा, फिर जोर जोर से हंसने लगा। आज इतनी लाल हो, क्या आज चारकोल ग्रिल्ड लिटिल पिग है? मैंने उसे धक्का दिया और यिमेंगशी ने मुझे अपनी तरफ खींचा और मुझे एक सॉलिड किस कर दिया। जाओ दवा लगा लो, मैं आज तुम्हें नहीं खाऊंगा। मैं कल तुम्हें बाहर खेलने के लिए ले जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें अच्छे से आराम करने की जरूरत है। मैं बेड से नीचे उतरी और स्क्रीन के पीछे छिप गई। जब मैं वापस आई तो उसने अपनी पोजीशन बदल ली थी। यहाँ सो जाओ, यहाँ गर्म है। मैं लेट गई और अचानक मुझे थोड़ा रोने का मन किया। मुझे लगा कि वो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छे थे। चान्यू, प्लीज मैडम को मेरी तरफ से थैंक यू कह देना। दवा बहुत अच्छे से काम कर रही है। ओके। यिमेंगशी लगभग सो ही चुका था। मेरी तरफ मुड़ा और मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। नींद में बड़बड़ाते हुए बोला, तुम्हें मेरी तरह उन्हें आंट बुलाना चाहिए, मैडम मत बुलाओ। ओके। मेरी आवाज में अपने आप एक हल्की सी सिसकी आ गई। शुक्र है वो पहले ही सो चुका था। अगले दिन हम जल्दी उठ गए। यिमेंगशी ने एक हाथ से घोड़े को पकड़ा हुआ था और दूसरे से मेरा हाथ मुझे अनगिनत टेंटों के बीच से ले जाते हुए आसपास के लोगों की तिरछी नजरों को अपनी तरफ खींच रहा था। वो हमें बहुत उत्सुकता से देख रहे थे। वो देखना चाहते थे लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी। उनकी आंखें चुरा रही थीं। सिर्फ मासूम बच्चे ही सीधे मुझे घूर रहे थे, इतनी बड़ी स्माइल के साथ कि उनके टूटे हुए सामने के दांत भी देखे जा सकते थे। मैंने अपना चेहरा छुआ और यिमेंगशी से धीरे से पूछा, क्या मेरे चेहरे पर कुछ गंदा लगा है? यिमेंगशी ने स्माइल की और मुझे बताया, तुम्हें यहाँ आए आधा महीना हो गया है और उन्होंने सिर्फ रूमर्स सुने हैं,
लेकिन तुम्हें कभी सामने से नहीं देखा है। वो बस जानने को बेताब है। इसमें कोई बुराई नहीं है। बच्चों को और ज्यादा इकट्ठा होते देख यिमिंगशी ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और उनकी तरफ फेंका, जिससे वो डरकर बिखर गए। बच्चे शैतान होते हैं, बस उन्हें थोड़ा सा डरा रहा हूँ। बच्चों ने यिमिंगशी की तरफ फनी फेसेस बनाए, हंसते और मजाक करते हुए नजरों से ओझल हो गए। मुझे लगा कि वही था जो एक बच्चे की तरह बर्ताव कर रहा था। मैंने एक बार टेंट के बाहर की दुनिया के लिए अपने दिल में डर पाल लिया था, लेकिन यिमिंगशी ने खुद मेरा हाथ पकड़ा, मुझे ये बताने के लिए कि ये जगह बहुत नॉर्मल और वार्म थी, मेरी सोच से कहीं ज्यादा बढ़कर। मैंने यिमिंगशी के हाथ को पकड़ लिया। मेरा दिल इस सुबह के लिए एहसान से भरा हुआ था। एक घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई दी और एक औरत राइड करते हुए आई और हमारे सामने रुक गई। वो बहुत चमकदार थी। उसकी खूबसूरती में श्योंगनू लड़कियों की एक अलग ही हीरो वाली स्पिरिट झलक रही थी। कजिन, उसकी आंखें यिमिंगशी को घूर रही थीं, खुशी की चमक के साथ फ्लैश कर रही थीं। मुहैया, बहुत दिनों बाद दिखे। मुहैया ने यिमिंगशी की आंखों में देखा। उसकी नजर पूरी तरह से एक आदमी के लिए एक औरत की चाहत से भरी हुई थी, और जब उसकी आंखें मेरी तरफ घूमी तो उसे समझना भी बहुत आसान था। तुम पहले से ही मर चुकी हो। मैंने उन दोनों की तरफ देखा और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई, एक भाई और एक बहन का ये कैसा अजीब जोड़ा है। ये आ गया पैलेस ड्रामा का वो हिस्सा जो मुझसे जुड़ा है। फाइनली घोड़े की पीठ पर दौड़ता हुआ आ ही गया। यिमिंगशी ने मुझे बताया कि ये उसकी कजिन प्रिंसेस मुहैया है। ये हान डायनेस्टी से है। जैसे ही वो मुझे इंट्रोड्यूस करने वाला था, मुहैया ने उसकी बात काट दी। अपनी आंखें आसमान की तरफ घुमाते हुए बोली, हान औरत, प्रिंसेस मिंगजू। कजिन को बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इनके बारे में बहुत सुना है। मैं हमारी हान प्रिंसेस को अपनी रिस्पेक्ट देने आना चाहती थी, जिसने ग्रेट चान्यू को पूरी तरह से अपने जादू में फंसा लिया है। लेकिन मेरे डैड कहते रहे कि बाहर माहौल ठीक नहीं है और मुझे बाहर नहीं आने दिया, जिसकी वजह से ये अब तक टलता रहा। उसने ये सब एक ही सांस में कह डाला, जो पूरी तरह से अटैक करने के मूड से भरा था। मुझे समझ नहीं आया कि कैसे जवाब दूं, तो मैंने मुहैया को ग्रीट करने के लिए सिर झुकाया। उसने मुंह बनाया, वो मानी नहीं और सिर्फ यिमिंगशी से बात की। कजिन, तुम इतने टाइम से बिजी थे, हमने बहुत लंबे समय से एक अच्छी हॉर्सबैक राइड एंजॉय नहीं की है। चलो आज घोड़ों की रेस करते हैं। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए बहुत सी बातें हैं। मुहैया ने उसका हाथ पकड़ लिया और इस चक्कर में मेरे हाथ को दूर झटक दिया। मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गई। कैसा रहेगा अगर तुम दोनों बात कर लो, मैं पहले चलती हूँ। जैसे ही मैं वहां से निकलने वाली थी, यिमिंगशी एक कदम आगे आकर बोला। उसने त्योरियां चढ़ाई, अपना हाथ पीछे खींचा और उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। मुहैया, यांची ने तुम्हें ग्रीट किया है, तुम्हें भी उसे ग्रीट करना चाहिए। तुम जितनी बड़ी हो रही हो, रूल्स को उतना ही कम समझ रही हो। मुहैया नाखुश थी, लेकिन उसमें नखरे दिखाने की हिम्मत नहीं थी। जब यिमिंगशी सीरियस हो जाता था तो उसकी आंखें तुरंत तेज हो जाती थीं, बिना गुस्सा हुए भी डराने लगती थीं। उसने अपना गुस्सा पी लिया और मुझे सिर झुकाकर ग्रीट किया। बेमन से अपने हाथों को अपनी चेस्ट के सामने क्रॉस किया और तुरंत गिरा दिया। मैंने सिर हिलाया और उसे स्माइल दी। तभी जाकर यिमिंगशी का एक्सप्रेशन नरम हुआ। उसने मुंह बनाते हुए यिमिंगशी की तरफ देखते हुए बड़बड़ाया। अब जब कजिन ग्रेट चान्यू बन गया है तो वो बहुत ज्यादा भाव खा रहा है, यहाँ तक कि मेरे साथ भी बहुत अकड़ दिखा रहा है। मैं शुरुआत से ही चान्यू हूँ। ये भाव खाना नहीं है, ये वो रुतबा है जो श्योंगनू के मास्टर के पास होना चाहिए। और मुझे अब कजिन मत बुलाना, अब हम बच्चे नहीं रहे, ये सही नहीं है। मुहैया अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। गुस्से और बेइज्जती से भरी उसकी आंखों में आंसू छलक आए। मैं इतनी दूर से भागकर यहाँ आई हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। कजिन कजिन कजिन, मैं तुम्हें बस यही बुलाऊंगी। यिमिंगशी ने एक आ भरी, मुझे थोड़ा पीछे हटने को कहा और खुद मुहैया के पास गया। ठीक है, ये बस हॉर्स राइडिंग की ही तो बात है। इतनी छोटी सी चीज पर रो रही हो और तमाशा कर रही हो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मुहैया ने उसका हाथ पकड़ा, घोड़े पर चढ़ने के लिए पैर रखा और लगाम खींची। ऊंचाई से मेरी तरफ ऐसे जीत की खुशी के साथ नीचे देखते हुए। रोना और तमाशा करना शर्म की बात थी, लेकिन काम की चीज थी, इससे तुरंत रिजल्ट्स मिलते थे। वो बहुत खुश थी, ऐसी बातें कह रही थी जैसे कजिन हमेशा ऐसे ही करते हैं। बात तो कड़क करते हैं, लेकिन दिल के बहुत नरम है और असल में उसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वगैरह वगैरह बोलते बोलते मेरी तरफ भी देख रही थी। खैर, बस उसे डर था कि कहीं दूसरों को ये ना पता चले कि तुम्हारी दोस्ती कितनी गहरी है। ठीक है, अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ। कजिन्स अपने पुराने प्यार को फिर से जगाना चाहते हैं। मेरा आज यहाँ कोई काम नहीं है। मुहैया के ठीक से बैठ जाने के बाद यिमिंगशी ने अचानक घोड़े के पीछे जोर से एक कोड़ा मारा। वार इतना जोरदार था कि सच में खून की एक लकीर उभर आई। वो बदनसीब घोड़ा दर्द से पागलों की तरह हिनहिनाया और हवा में सिर्फ प्रिंसेस मुहैया की चीखें ही बाकी रह गईं। आ यिमिंगशी, आई हेट यू कजिन, आई हेट यू, बचाओ कजिन। यिमिंगशी ने दूर जाती हुई मुहैया की तरफ गुड बाय वेव किया, एक सूरजमुखी की तरह खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए, मुझे पूरी तरह से हैरान छोड़ते हुए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा पैलेस ड्रामा का हिस्सा इतनी जल्दी आएगा और उससे भी जल्दी चला जाएगा। यिमिंगशी ने बस इसे मेरे लिए करके दिखा दिया और मैं सिर्फ एक तमाशबीन थी। जब मुहैया नजरों से ओझल हो गई तो यिमिंगशी ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, मुझे घोड़े पर चढ़ने में मदद करते हुए। मैं अभी तक शौक से बाहर नहीं आई हूँ। यिमिंगशी बहुत चालू था, लोगों को ऐसे छेड़ता था। हालांकि मुझे मानना पड़ा कि ये काफी सुकून देने वाला था, फिर भी मैं थोड़ी टेंशन में थी। मुहैया आखिर एक जवान लड़की थी, घोड़ा इतनी तेज भाग रहा था। क्या प्रिंसेस मुहैया ठीक होगी? यिमिंगशी छलांग लगाकर घोड़े पर चढ़ा, मेरे पीछे बैठ गया
और मुझे अपनी बाहों में लपेट लिया। टेंशन मत लो, कोड़ा मारने से पहले मैंने उसके ठीक से बैठने तक वेट किया था। मुहैया की राइडिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। आर्म वॉरियर्स उसकी बराबरी नहीं कर सकते। भले ही घोड़ा दौड़ते दौड़ते मर जाए, उसे चोट नहीं लगेगी। मैं जोर से हंसे बिना नहीं रह सकी। प्रिंसेस मुहैया साफ तौर पर तुम्हें पसंद करती है, फिर भी तुम उसे ऐसे छेड़ते हो। मैंने इसके बारे में सोचा, शायद यिमिंगशे का दिमाग थोड़ा मोटा था। क्या तुम समझ नहीं पा रहे कि वो तुम में इंटरेस्टेड है? मैं बेवकूफ नहीं हूँ, यिमिंगशे ने तुरंत पलटकर जवाब दिया। मुहैया मुझे बचपन से ही पसंद करती है। मैंने उसे बताया था कि मेरे अंदर उसके लिए कोई रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है, लेकिन वो बस सुनती ही नहीं थी। इसके अलावा बहुत सी लड़कियां हैं जो मुझे पसंद करती हैं। जब से मैं छोटा था, हमारी फैमिली को कभी अपनी खुद की शराब बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरी माँ कहती थी कि वो सब मुझे लड़कियों ने दी हैं। हम तो उन्हें पीकर खत्म भी नहीं कर पाते थे। नॉर्थ की हवा बहुत साफ और रिफ्रेशिंग थी। यिमिंगशे धीरे धीरे हॉर्स राइड कर रहा था और मुझसे बात कर रहा था। उसकी बातों में एक ऐसा घमंड था जो उसकी उम्र के हिसाब से थोड़ा बचकाना था, फिर भी थोड़ा क्यूट था। इतनी सारी लड़कियां तुम्हें पसंद करती हैं और फिर भी तुम्हारी एक भी यांजी नहीं थी। मुझे वो पसंद नहीं है। लड़कियां बहुत मुसीबत वाली होती हैं। वो हॉर्स राइडिंग और हंटिंग जितनी मजेदार कैसे हो सकती हैं? ये कहने के बाद यिमिंगशे एक पल के लिए रुका। मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, तुम उनसे अलग हो। ये बातें सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं बहुत आमसी थी, कुछ भी खास नहीं था। यिमिंगशे ने स्माइल की और मुझे कुछ बताया। रॉयल कोर्ट में पहली बार एंटर करने से पिछली रात पूरी आर्मी ने शराब पी, कस्में खाई और बात करते हुए अपनी डींगे हाँकी। उन्होंने शादी के लिए आने वाली हान प्रिंसेस के बारे में बात की। उन्हें नहीं पता था कि हान प्रिंसेस दिखने में कैसी है। यिमिंगशे के भाई जानते थे कि उसे औरतों में बहुत कम दिलचस्पी है, इसलिए उन्होंने खास तौर पर उसे हिदायत दी कि प्रिंसेस को ऐसे ही बिल्कुल भी मत मार देना। बातचीत के बाद उन्होंने तय किया कि अगर प्रिंसेस सुंदर हुई तो उसे यिमिंगशे की कमान के अंडर सबसे बहादुर वॉरियर को इनाम में दिया जाएगा। अगर वो बहुत बदसूरत हुई तो उसे अच्छे कर्म कमाने के लिए वापस हान डायनेस्टी में फेंक दिया जाएगा। बाद में जब मामला शांत हुआ, यिमिंगशे टेंट में घुसा, लाल रंग के जश्न वाले माहौल के बीच मेरे पास आया और मेरा घूंघट उठाया। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में पूरा खौफ था, फिर भी मेरी बातें कड़क थीं। मैं ग्रेट चान्यू की औरत हूं। अगर तुमने मुझे छूने की जुर्रत भी की तो तुम मारे जाओगे। हम क्या इत्तेफाक है, मैं ही चान्यू हूं। उसे ये मजेदार लगा। शायद सोच रहा होगा कि मैं कितनी बेवकूफ हूं, जिसे ये भी नहीं पता कि बाहर एक बगावत हुई है, फिर भी दूसरों की पावर यूज करके उसे धमकी देने की हिम्मत कर रही हूं। यिमिंगशे ने नीचे सोल्जर्स की खुशी की आवाजों को देखा, फिर अपनी बाहों में मुझे देखा और यिमिंगशे अचानक अपना वादा पूरा नहीं करना चाहता था। फिर उसने सोचा, पुराने जमाने से ही ओल्ड चान्यू की यांची अपने आप अगले चान्यू की हो जाती थी। इसके अलावा बहादुरी की बात करें तो पूरे ग्रासलैंड पर उससे ज्यादा बहादुर कौन हो सकता था? मुझे एक राउंड के लिए शो ऑफ करने के लिए उठाने के बाद यिमिंगशे सीधा मुझे उठाकर वापस टेंट में ले गया, अपने बेसब्री से इंतजार कर रहे भाइयों को हवा में हैरान छोड़ते हुए। अगली सुबह मीटिंग से पहले उन्होंने इस बात पर लड़ाई भी की। यिमिंगशे सुबह सुबह एक लोमड़ी का शिकार करने गया था और अपने खुन्नस खाए हुए भाइयों से घिर गया। उसने अकेले ही उनके पूरे ग्रुप से लड़ाई की। मॉर्निंग मीटिंग में चोटिल चेहरों वाले अपने भाइयों को देखकर वो और भी ज्यादा मजा ले रहा था। हवस से पैदा हुए लव एट फर्स्ट साइट का एक क्लासिक केस। ओल्ड चान्यू बाकी चीजों में बेकार था, लेकिन उसकी पसंद बहुत अच्छी थी। तुम्हें चुनना उसका इकलौता अच्छा काम था। यह सुनकर मेरे दिल को बहुत ही गिल्टी फील हुआ। ओल्ड चान्यू ने जिस इंसान को पसंद किया था वो असल में मैं नहीं थी, बल्कि मेरी बहन थी। असली प्रिंसेस मिंगजू। मेरी बहन और मैं दिखने में एकदम सेम है। हम जुड़वा हैं, लेकिन हमारे पैदा होने के पल से ही हमारी किस्मत एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। जब मेरी माँ प्रेग्नेंट थी तो उनका पेट बहुत बड़ा था। एक बार देखने में ही कोई भी बता सकता था कि वो जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली थी। मेरे पिता ने किस्मत बताने के लिए एक डाओइस्ट पंडित को बुलाया। हिसाब लगाने के बाद पंडित ने मेरे पेरेंट्स को बधाई दी। कहा कि इस बार ये एक लड़का लड़की का जुड़वा जोड़ा है, जो हमारे ग्रेट हान के लिए एक वरदान है। पूरा पैलेस खुशी से भर गया, खास तौर पर मेरे पिता और मेरी माँ। जब वो दिन आया तो मेरी बहन पहले पैदा हुई, बहुत ही आराम से। लेकिन मैं इतनी लकी नहीं थी। मेरी बहन को जन्म देने के बाद मेरी माँ ने मुझे जन्म देने से पहले एक और दिन और रात तक दर्द सहा। जब मैं फाइनली पैदा हुई और सबने देखा तो ये अभी भी एक लड़की ही थी। मेरे पिता ने जल्दी से डाओइस्ट पंडित को पैलेस में बुलाया। पंडित ने हिसाब लगाया। ये लड़की पैदाइशी पनौती है। ये अपने पेरेंट्स, पति और भाई बहनों के लिए मनहूस साबित होगी। पेट में जो लड़का था उसकी जान इसने जिंदा ही छीन ली है। मेरी बहन और मेरी पूरी तरह से अलग किस्मत वहीं से शुरू हुई। वो हमारे पेरेंट्स की आंखों का तारा थी, पूरी हान डायनेस्टी में सबसे ऊंचे रुतबे वाली प्रिंसेस। और मेरा नाम शियाओयान रखा गया। ये नाम पंडित ने दिया था, ये कहते हुए कि एक कमजोर और छोटा नाम मेरी पनौती वाली औरा को दबा देगा। सिर्फ एक दाई ही करीब से मेरी सेवा करती थी, वो मेरी दाई भी थी। पूरे पैलेस में सिर्फ वही मुझे शियाओयान बुलाती थी। जब दूसरे लोग मेरी बात करते थे तो वो मुझे वो वाली या कोई भी बुलाते थे, क्योंकि मैं एक मनहूस इंसान थी। मुझे पैलेस के सबसे दूर वाले आंगन में रखा गया था और बिना परमिशन के मैं आधा कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती थी। आंगन की दीवारों के अंदर और बाहर मेरी मनहूसियत को दबाने के लिए अलग अलग तरह के पीले कागज पर लाल रंग से लिखे हुए ताबीज चिपकाए गए थे। वो कमीना डाओइस्ट पंडित, मैं जिंदगी भर उससे नफरत करूंगी। पहली बार मुझे प्रिंसेस तब बुलाया गया जब मेरे पेरेंट्स ने तय किया कि वो मेरी बहन की जगह मेरी शादी करवाएंगे। शियोंगनू बहुत ज्यादा बेलगाम होते जा रहे थे। हान डायनेस्टी उन्हें रोक नहीं पा रही थी
और हर जगह से फंसी हुई थी। ओल्ड चान्यू चांगान गया, कहने को तो मामले डिस्कस करने के लिए, लेकिन असल में अपनी मिलिट्री की ताकत दिखाने के लिए, ये डिमांड करते हुए कि हान शियोंगनू को अपना नजराना बढ़ाए। इत्तेफाक से ओल्ड चान्यू ने इंपीरियल गार्डन में प्रिंसेस मिंगजू को शटलकॉक खेलते हुए देख लिया। एक बेमिसाल खूबसूरती, एक शानदार झलक। ओल्ड चान्यू ने खास तौर पर उसकी ही डिमांड की। मेरी माँ दिल हार कर रोने लगी और उन्होंने मेरी बहन को इस शादी के लिए जाने देने से बिल्कुल मना कर दिया। तब फाइनली उन्हें मेरी याद आई। मेरे पेरेंट्स को लगा कि ये मुझे उस वक्त सीधे ना मारने का फल है, कि उनके रहम दिल को देखकर ऊपर वाला मेहरबान हो गया है। फाइनली मुझे इस पनौती को जाने के लिए एक जगह दे दी। मैंने अपनी बहन की जगह ली और प्रिंसेस मिंगजू बन गई और मेरी शादी इतनी जल्दबाजी में कर दी गई। पैलेस ने मेरे लिए बहुत ही शानदार कपड़े और ज्वेलरी तैयार की, क्योंकि ये हान डायनेस्टी की इज्जत को दिखाते थे। जहां तक ग्रेट वॉल के पार की उस दूर की दुनिया का सवाल था, मैं पूरी तरह से सुनी सुनाई बातों पर यकीन करती थी। एक पनौती बॉर्डर्स के पार शादी कर रही है, तो क्या हुआ अगर मैं लोगों को और अपने पति को अपनी मनहूसियत का शिकार बनाऊं? सबसे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपनी मनहूसियत से उस बुढ़े को मौत के घाट उतार दूं। ओल्ड चान्यू सच में मर गया। जिस रात उसने मुझसे शादी की, उसी रात उसका खौफनाक अंत हो गया। तुम क्या सोच रही हो? यिमेंगशे की बातों ने मुझे मेरी यादों से बाहर निकाला और मैंने अपना सिर हिलाया। उसकी चेस्ट पर सिर टिकाते हुए उसकी बाहें बहुत गर्म थीं। उसकी चेस्ट से एक हल्की सी हंसी छलक पड़ी और दूर साफ नीले पानी का एक तालाब दिखाई दिया। यिमेंगशे ने मुझे घोड़े से नीचे उतरने में मदद की। उसने झरने का पानी भरने के लिए चमड़े का एक थैला निकाला, जी भरकर पिया, फिर एक और थैला भरा और मुझे पीने के लिए थमा दिया। यहाँ के झरने का पानी सबसे मीठा और साफ होता है, इसे टेस्ट करो। मैंने उसे लिया और ये सच में बहुत मीठा था। मैंने कभी इतना फ्रेश पानी नहीं पिया था। यिमेंगशे मेरे बगल में बैठा और दूर तक फैले बंजर ग्रासलैंड की तरफ इशारा करने लगा। अब लगभग सर्दियां आ गई हैं, हर जगह बंजर है और अच्छा नहीं लग रहा। अगले समर तक वेट करो, ये जगह खिले हुए गोल्डन लॉट्स के फूलों से कवर हो जाएगी। ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। तुम्हारी हान डायनेस्टी में इस तरह के फूल नहीं होते। जब टाइम आएगा तो मैं तुम्हें इन्हें दिखाने यहाँ लाऊंगा। मैंने स्माइल किया और सिर हिलाया, जैसे मेरी आंखों के सामने उस बंजर जमीन पर पहले से ही गोल्डन लोट्स के फूल खिल रहे हो। यिमेंगशे ने मुझे बहुत सी बातें बताई कि कैसे ग्रासलैंड के लोग पानी और चरागाह की तलाश में जगह बदलते हैं और जंग का कत्लेआम कितना भयानक होता है। वो फ्यूचर में हान और शियोंगनू के बीच के रिश्ते को आसान बनाना चाहता था, ताकि शियोंगनू लोग एक शांति वाली लाइफ जी सकें। उसने दूर तक देखा, ये उसकी दुनिया थी, उसका इलाका। मैंने उसकी तरफ देखा। ग्रासलैंड की लड़कियां उसे कैसे पसंद नहीं करती, मुहैया उस पर कैसे फिदा नहीं होती। मेरे दिल ने मुझे बताया यिमेंगशे था ही इतना अट्रैक्टिव। टेंट में वापस लौटने के बाद यिमेंगशे ऑफिशियल काम संभालने चला गया। उसके जाने के बाद मेरे पास करने को कुछ नहीं था, तो मैंने मेड्स से किचन से कुछ सामान लाने को कहा। मैं कुछ पेस्ट्रीज बनाना चाहती थी, ताकि जब यिमेंगशे वापस आए तो वो उन्हें टेस्ट कर सके। मैंने बस अभी खत्म ही किया था। मैंने टेंट के बाहर एक शोर सुना और प्रिंसेस मुहैया धड़धड़ाते हुए अंदर आ गई। मेड्स कह रही थीं कि वो उसे रोक नहीं पाई। मुहैया का चेहरा गुस्से से लाल था, उसकी आंखें लाल थीं, साफ दिख रहा था कि वो रोई थी। मैंने मेड्स को बाहर भेज दिया और मुहैया को बैठकर बात करने के लिए बुलाया। मेरे सामने एक अच्छे इंसान होने का नाटक करना बंद करो। कजिन ने मुझे पहले कभी ऐसे ट्रीट नहीं किया। पक्का तुमने ही उसे ऐसा करने का ऑर्डर दिया होगा। उसने टेबल पर पेस्ट्रीज देखी और उन्हें खाने के लिए उठा लिया। शायद उसे टेस्ट नया लगा होगा। उसने एक के बाद एक कई पीस खा लिए। वो एक साथ रो रही थी, खा रही थी और हिचकी भी ले रही थी। वो बेचारी और फनी लग रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा क्यूट लग रही थी। एक जवान लड़की के चार्म के साथ अपना पेट भरकर खाने पीने के बाद मुहैया का रोना लगभग खत्म हो गया था और वो काफी हद तक शांत हो गई थी। ये मत सोचना कि ये छोटे मोटे एहसान इस प्रिंसेस को खरीद सकते हैं। मैं इस दुश्मनी को याद रखूंगी। प्रिंसेस, अगर मैं ना भी होती तो क्या ग्रेट चान्यू पक्का तुमसे शादी करता? मुहैया ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें फिर से लाल हो गई। तुम्हारे दिल में पहले से ही जवाब है, तुम बस उसे मानना नहीं चाहती। चान्यू की जैसी पर्सनैलिटी है, अगर वो तुम्हें चाहता तो मुझ में उसे रोकने की कोई ताकत नहीं होती। मुझे पता है, मुझे सब पता है। पहले वो सबको इग्नोर करता था। मुझे लगा मैं स्पेशल हूँ, लेकिन जैसे ही तुम आई, मुहैया की सिसकियां जोर जोर से रोने में बदल गई। मैंने उसकी पीठ थपथपाई। एक बार जब तुम रो लोगी तो बेटर फील करोगी। मैंने स्माइल की। वो ज्वेलरी बॉक्स निकाला जो मैंने पहले तैयार किया था और मुहैया को थमा दिया। ये वो शगुन का गिफ्ट था जो मैंने फ्यूचर की दूसरी यानदीज के लिए तैयार किया था। अब मैं ये सब तुम्हें दे रही हूँ। चान्यू जैसा हीरो सिर्फ मेरा होकर रहने के लिए नहीं बना है। तुम भी चाहती हो कि मैं मुश्किलों के सामने हार मान लूं। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम खुद को आजाद कर सको और जाकर उस इंसान से मिलो जिसका दिल और आंखें पूरी तरह से सिर्फ तुमसे भरी हो। मुहैया को ज्वेलरी के ये पीस सच में बहुत पसंद आए और मैंने उन्हें पहनने में उसकी मदद की। क्या मैं कर पाऊंगी? लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया में उससे बेहतर कोई नहीं है। पक्का कोई होगा, बस अभी उसका टाइम नहीं आया है। मुझे यकीन है कि वो इंसान भी तुम्हें ही ढूंढ रहा होगा। यिमेंगशे ने टेंट का पर्दा उठाया और लंबे डग भरते हुए अंदर आया। मैंने सुना कि कोई मुसीबत ढूंढते हुए अंदर घुस आया है। कौन मुसीबत ढूंढ रहा है? मुहैया ने ज्वेलरी पकड़ी, हम दोनों की तरफ देखा, मुड़ी और भाग गई। क्या उसने तुम्हारी चीजें लूट ली? ये लड़की बचपन से ही बहुत हुक्म चलाने वाली रही है। मैं उससे निपटने में तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं, मैंने उसे बुली किया है।
तुम इतनी नाजुक हो, वो एक मुक्के में तुम्हारे जैसी 10 को पीट सकती है। चुप रहो और पेस्ट्रीज खाओ, हम बहुत टेस्टी हैं। यिमिंगशिया मुझे बहुत ही अच्छे से रखता था। जैसे जैसे पतझड़ गया और सर्दियां आईं, वो मुझे ग्रासलैंड के सारे नज़ारे दिखाने ले गया। मुझे लगा कि दिन हमेशा के लिए ऐसे ही प्यारे रहेंगे, जब तक कि उस सर्दी वो मुझे शिकार पर नहीं ले गया और रास्ते में हम पर जानलेवा हमला नहीं हुआ। वो हमलावर ओल्ड चान्यू के बचे हुए लोग थे। उन्होंने यिमिंगशिया के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया था। वो भटक रहे थे और भाग रहे थे और मरने की चाहत के साथ बदला लेने आए थे। यिमिंगशिया उन्हें संभाल सकता था, लेकिन मुझे बचाने के चक्कर में वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। बैकअप टाइम पर आ गया और बचे हुए लोगों का सफाया कर दिया गया, लेकिन यिमिंगशिया घायल हो गया। घाव उसके पेट में था, बहुत ही खतरनाक। जनरल्स ने मुझे नफरत भरी आंखों से देखा और कहा, यिमिंगशिया को कभी इतनी भारी चोट नहीं आई थी। मैं चान्यू के टेंट के बाहर खड़ी थी, अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। डाओइस्ट पंडित की बातें मेरे दिमाग में बार बार गूंज रही थी, साथ ही पैलेस में मुझ पर उठने वाली अनगिनत उंगलियां और यहाँ तक कि ओल्ड चान्यू की मौत भी मेरे सिर में एक के बाद एक गूंज रही थी। इस टाइम मुहिया जल्दी से आई और सीधे मुझसे टकरा गई। कजिन की जान खतरे में है, तुम अंदर जाकर उसका ख्याल रखने की बजाय यहाँ क्यों खड़ी हो? प्रिंसेस, तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। ये कहने के बाद मैं वापस अपने टेंट की तरफ चल दी, पूरी तरह टूटी हुई और एक सुन्न हालत में। मैंने बॉक्स और अलमारियां छानी। मुझे वो घाव की दवा मिल गई जो मेरी दाई ने मुझे दी थी और मैं वो दवा लेकर भागकर यिमिंगशिया की जगह पर गई। मेरी दरवाजे से अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने मुहिया को इशारा किया, ये पैलेस की एक सीक्रेट दवा है, प्लीज प्लीज इसे उसे लगा देना। मैं अंदर नहीं जा सकती, मैं अपनी मनहूसियत से उसे मार दूंगी। मैं मुड़ी और वापस अपने टेंट की तरफ भाग गई। जमीन पर घुटनों के बल बैठकर दुआ करने लगी। कुछ दिनों बाद यिमिंगशिया फाइनली जाग गया। जागते ही जो पहला सवाल उसने पूछा वो था, यान्सी कहाँ है? वो कहाँ है? क्या उसे चोट आई थी? वो बहुत मजे में है, अपने टेंट में अच्छे से खा पी रही है और एक बार भी तुम्हें देखने नहीं आई है। हान औरतें सच में बेदिल होती हैं। मुझे तसल्ली नहीं है, मैं खुद देखना चाहता हूँ। यिमिंगशिया ने अपना पेट पकड़ा और बेड से बाहर आ गया। कोई उसे रोक नहीं पाया। जब वो दरवाजे पर दिखा तो मुझे लगा मैं कोई सपना देख रही हूँ। 6 दिन, पूरे 6 दिन तुमने सपना देखा था कि लिटिल पिग भूखी रहेगी और पतली हो जाएगी, और सच में वो पतली हो गई है। इधर आओ, मुझे गले लगा लो। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। उसने अपना सिर झुकाया और मुझे किस किया। मैं अब और खुद को रोक नहीं पाई। मैंने उसके गले को कसकर पकड़ लिया और उसे वापस किस किया। अहम अहम। हम दोनों उस आवाज पर रुक गए और उस तरफ देखा। लोगों का एक ग्रुप मैन टेंट के दरवाजे को घेरे हुए था, अजीब अजीब एक्सप्रेशंस के साथ हमें देख रहा था। भूल जाओ इसे, वो सच में तुमसे बहुत प्यार करता है। देखते ही देखते यिमिंगशिया से मेरी शादी को पूरा 1 साल हो गया था, क्योंकि मैं अभी तक प्रेग्नेंट नहीं थी। रॉयल कोर्ट में अफवाहें उड़ने लगी। सब कहने लगे कि मैं एक लोमड़ी जैसी डायन का पुनर्जन्म लेकर आई एक मनहूस तारा हूं। लोगों को शांत करने और उसी टाइम पर पब्लिक की बकबक को चुप कराने के लिए यिमिंगशिया ने एक तांत्रिक को बुलाया। यिमिंगशिया गुस्से से भरे चेहरे के साथ गद्दी पर बैठा था। स्टेज पर तांत्रिक को उछलते कूदते देख रहा था। मैं स्टेज पर गई, नीचे अनगिनत चेहरों को देखते हुए बेबस और डरी हुई फील कर रही थी। अपने बचपन की सबसे डरावनी यादों को याद करते हुए मैं जमीन पर गिर गई। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था। तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े, मेरे चारों तरफ घूमते हुए कहने लगा कि मैं एक मनहूस तारे का पुनर्जन्म हूँ, एक बुरा साया हूँ और माफी मांगने और श्राप को हटाने के लिए मेरे मांस और खून की बलि देनी होगी। मैं डरी हुई थी और कांप रही थी। यिमिंगशिया भागकर वेदी पर आया, तांत्रिक को पकड़ा और जोर से उसे जमीन पर पटक दिया। उसकी हड्डियों से बनी छुरी जोर से खटकी। तुम कहते हो कि इसकी किस्मत खराब है। मेरे पेरेंट्स बहुत जल्दी मर गए थे, तो क्या ये इसलिए था क्योंकि इस चान्यू की किस्मत बहुत खराब है और उसने अपनी मनहूसियत से उन्हें मार दिया? तांत्रिक डर के मारे कांपने लगा। उसके दांत किटकिटा रहे थे। आह चान्यू, क्योंकि तुम हिसाब लगाने में इतने अच्छे हो तो तुमने ये हिसाब क्यों नहीं लगाया कि आज तुम्हारी मौत का दिन है? यिमिंगशिया ने बिल्कुल परवाह नहीं की। एक रुमाल निकालकर छुरी से खून को साफ कर लिया। उसने मुझे उठने में मदद की और नीचे भीड़ की तरफ चिल्लाया, जिस दिन यांजी आई थी मैंने उस जालिम को गद्दी से उतारा था। ये मेरा लकी तारा है। जो भी दोबारा बकवास करने की हिम्मत करेगा उसे खुद ही बलि के तौर पर यूज किया जाएगा। ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और बिना पीछे मुड़े वहां से चला गया। टेंट में वापस आकर मेरा दिल बहुत भारी था। उसने मुझे अपनी बाहों में लिया और तसल्ली दी, डरो मत, फ्यूचर में कोई भी तुम्हारी बुराई करने की हिम्मत नहीं करेगा। हम अभी जवान हैं, हमारे भी बच्चे होंगे। जल्दबाजी मत करो। मेरे यहाँ होते हुए तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके आसपास होते हुए मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। तांत्रिक के मरने के बाद मेरे बारे में उड़ी अफवाहें रातों रात बिना किसी नामो निशान के गायब हो गईं। साल के आखिर में हान डायनेस्टी ने चान्यू को शांति का जश्न मनाने के लिए राजधानी आने का न्योता दिया और मैं उसके साथ चांगान वापस गई। ये चहल पहल वाली राजधानी मेरा होम टाउन था, फिर भी ये मेरी लाइफ की जेल भी था। इंपीरियल पैलेस के नीचे आम लोग काम में बिजी थे। हम भी मजे लेने के लिए वहां चले गए। सिटी टावर पर एक बहुत ही ऊंचे रुतबे वाले कपल ने ग्रीट करने के लिए हाथ हिलाया और नीचे तांबे के सिक्के और कान के आकार के केक बिखेर रहे थे। यिमिंगशिया इन रिवाजों से अनजान था और उसने मुझसे पूछा, वो क्या कर रहे हैं? वो एम्परर और एम्प्रेस हैं। वो हर लालटेन फेस्टिवल में लोगों के साथ जश्न मनाते हैं। तो इसका मतलब वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं। तुम उन्हें एम्परर और एम्प्रेस क्यों बुला रही हो? मैंने ऐसे ही एक बहाना बना लिया, क्योंकि मैंने तुमसे शादी की है। अब से मैं एक श्योंगनू हूँ। मुझे उन्हें बुलाने के लिए तुम्हारे तरीके को अपनाना होगा। मैंने उस कपल की तरफ देखा। मेरे पिता
मेरी माँ और बचपन में उन्होंने मुझे कैसे परेशान किया था, उसकी छोटी छोटी बातों को याद किया। लिटिल पिग, तुम आंसू क्यों बहा रही हो? मैंने हाल ही में एक नई कहावत सीखी है। क्या तुम इसलिए रो रही हो क्योंकि तुम अपने होम टाउन के करीब आने से घबरा रही हो? ये इसलिए है क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। हस्बैंड, तुम्हारे साथ होना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। यिमेंशी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला कि उसे भी ऐसा ही फील होता है। इवेंट खत्म होने के बाद यिमेंशी मुझे रॉयल नाइट बैंक्वेट अटेंड करने के लिए पैलेस में ले गया। हान डायनेस्टी के तौर तरीके बहुत ही अच्छे थे। मेरे पिता और माँ स्माइल्स के साथ चमक रहे थे। मेरी लाइफ में पहली बार मेरे पिता और माँ ने मेरी तरफ देखकर स्माइल की। एक ने कहा, हमारी मिंगजू। रात में जब हम गेस्ट हाउस लौटने वाले थे, मेरी माँ ने कहा कि वो अपनी बेटी को बहुत मिस कर रही हैं और मुझसे एक रात उनके साथ रुकने के लिए पैलेस में रहने को कहा। यिमेंशी कल मुझे पिकअप करने के लिए मान गया। वो चला गया। यिमेंशी के जाने के बाद मुझे अपने दिल में हल्की सी बेचैनी फील हुई। मैं मुड़ी और मैंने फूलों के पीछे बिल्कुल मेरी तरह दिखने वाली एक औरत को देखा जो मुझे ठंडी नजरों से घूर रही थी। सिस्टर, इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मेरी माँ के कई नौकर मुझे पकड़कर उस छोटे से आंगन में ले गए। मिंगजू ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हारे जैसी एक फेक को सच में ऐसा फेवर मिल सकता है? मुझे नहीं पता कि तुम अच्छी एक्टिंग करती हो या फिर यिमेंशी ही अंधा है। सिस्टर, शट अप, मनहूस कहीं की। मेरी नजर यिमेंशी पर है। मैं शियोंगनू की क्वीन बनना चाहती हूँ। वो पोजीशन मुझे वापस दे दो। मिंगजू ने मुझे घूर कर देखा और चली गई। मिंगजू बाय नेचर घमंडी है। उसने उन सभी शादियों को ठुकरा दिया जो हमने अरेंज की थी। फिर भी उसने खास तौर पर यिमेंशी पर अपनी नजरें टिका ली हैं। कह रही है कि वो शियोंगनू की क्वीन बनना चाहती है और कोई भी उसे समझा नहीं सकता। मेरी माँ की शिकायत भरी बातों में बेइंतहा प्यार झलक रहा था। वो पैदाइशी ऊंचे रुतबे वाली, चमकदार और ब्राइट थी। जो भी उसे देखता वो उसे पसंद करने लगता। चूंकि यिमेंशी तुम्हें पसंद करता है तो वो पक्का उसे और भी ज्यादा पसंद करेगा। शियाओयान, बॉर्डर्स के पर बहुत कड़ाके की ठंड है। चूंकि तुम इस बार वापस आ गई हो तो तुम्हें फिर से जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने किसी को मेरे यानजी के कपड़े उतारने का ऑर्डर दिया, मुड़ी और चली गई। जमा देने वाली सर्दी में सादे व्हाइट कपड़ों में लिपटी मैं एक कोने में सिकुड़कर पूरी रात बैठी रही और आखिर में जोर जोर से हंसने लगी। क्या यिमेंशी उसे पहचान पाएगा या शायद वो उसे पहचान लेगा, लेकिन उसे लगेगा कि ये मिंगजू ज्यादा अच्छी है। अगली सुबह जल्दी मेरी माँ फिर से आई, अपने साथ वाइन का एक जग लेकर कह रही थी, यिमेंशी पहले ही मिंगजू को पैलेस से बाहर ले जा चुका है और उन्होंने मुझे मेरे रास्ते भेजने का फैसला किया है ताकि किसी भी अनचाही मुसीबत से बचा जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पिता की हेल्थ खराब थी, वो बूढ़े हो रहे थे और मेरी मनहूसियत को नहीं झेल सकते थे। मैं और क्या कह सकती थी? मैंने उसकी जगह एक पॉलिटिकल अलायंस के लिए शादी की थी और अब उसे पका पकाया फल चाहिए। ठीक है, मैं ये लाइफ आप सबको वापस कर दूंगी। हर मैजेस्टी द एम्प्रेस, मेरे मरने के बाद प्लीज मेरी कब्र का मुंह नॉर्थ की तरफ कर देना ताकि मैं घर का सही रास्ता ढूंढ सकूं। हान डायनेस्टी मेरा घर नहीं है, यहाँ मेरे लिए कोई जगह नहीं है। वो मान गई। चूंकि तुम्हारी बात खत्म हो गई है तो अब निकलो यहाँ से। मैं बस वाइन पीने ही वाली थी कि अचानक दरवाजे को लात मारकर खोल दिया गया। प्रिंसेस, ये बहुत बुरा हुआ। यिमेंशी अपने सैनिकों के साथ अंदर घुस आया है। क्या निकम्मे लोग हैं? इतने सारे खास शाही गार्ड्स हैं और तुम फिर भी उन्हें रोक नहीं सकते। गार्ड इतना घबराया हुआ था कि वो लगभग रो ही रहा था। उसने प्रिंसेस मिंगजू को एक छुरी के साथ बंधक बना लिया है और बड़े हॉल में पागल हो रहा है। उसने कहा कि हमने उसकी यांजी को चुरा लिया है। योर मैजेस्टी, बात करना बंद कीजिए, जल्दी कीजिए और मेरे साथ चलिए। अगर हमने और देर की तो कौन जानता है क्या हो जाएगा। बड़े हॉल के अंदर यिमेंशी गुस्से से जल रहा था। तुमने चुपके से मेरी यांजी को एक नकली के साथ बदल दिया। तुम्हारे इरादे क्या हैं? ये सुनकर मिंगजू इतनी अकबूला थी कि उसने गालियां देनी शुरू कर दी। मैंने तुम्हें बताया था वो फेक है, मैं असली मिंगजू हूं। मुझे उस पनौती की नकल करने पर मजबूर कर रहे हो। क्या वो ये डिजर्व करती है? शट अप! मिंगजू की आवाज से यिमेंशी के सिर में दर्द हो रहा था। इसे बर्दाश्त ना कर पाने पर उसने पास खड़े एक सोल्जर के कपड़ों का एक टुकड़ा फाड़ा और उसे मिंगजू के मुंह में ठूंस दिया। अगर तुमने यांसी मुझे वापस नहीं की तो मैं इसे मार दूंगा। यिमेंशी की छुरी मिंगजू की नाजुक गर्दन में गड़ गई, जिससे खून की एक लकीर बाहर आ गई। मिंगजू को इतना दर्द हुआ कि वो बस सिसक रही थी। वहीं रुक जाओ। अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत भी की तो तुम में से कोई भी आज यहाँ से जिंदा बाहर जाने के बारे में सोचना भी मत। मेरे पिता मिंगजू के लिए परेशान थे, घबराते हुए धमकियां दे रहे थे। यिमेंशी ने एक इशारा किया और शियोंगनू आर्मी ने एक के बाद एक अपनी तलवारें निकाल लीं। चानियो, अपना गुस्सा शांत कीजिए। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर मुझे मेरा इंसान नहीं दिखा तो मैं शाही महल को खून से नहला दूंगा। उसने मिंगजू को लात मारकर क्रिम्सन सन के राजा के पास भेज दिया। क्रिम्सन सन का राजा समझ गया। उसने मिंगजू को पकड़ा और उसके गले को जकड़ लिया। अगले ही सेकंड यिमेंशी की छुरी मेरे पिता की गर्दन पर रखी थी। मेरे पिता ने कभी ऐसे हालात कहाँ देखे थे। वो डर के मारे कांप रहे थे। चान्यू, अपना गुस्सा शांत कीजिए, ये एक गलतफहमी है। मेरी माँ और मैं वहां पहुंचे और मेरी माँ ने माफी मांगते हुए स्माइल करते हुए कहा, चान्यू शांत हो जाइए, सब कुछ बातचीत से हल हो सकता है। मिंगजू बचपन से ही शरारती रही है। उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो ग्रेट चान्यू को पसंद करती है। उसके सच में कोई बुरे इरादे नहीं थे। उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचा। यिमेंशी से मेरे पिता को जाने देने के लिए कहा, पहले इन्हें छोड़ो, लेकिन तुम्हारे पास मोल भाव करने का कोई हक नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आज हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मेरी माँ ने मुझे वहां जाने का इशारा किया। मैं यिमेंशी की तरफ गई
और जब मैं उसके कंट्रोल वाले एरिया में पहुंची तो मैं तुरंत उसके पीछे भाग गई। मेरे पिता को बंधक बनाते हुए वो और श्योंगनू आर्मी पैलेस के बाहर निकल गए, सबको अपने घोड़ों पर बैठने का ऑर्डर देते हुए। मोहिया ने मुझे एक घोड़े पर खींचा और मुझे पहले ही दूर ले गई। यिमेंगशी ने सीधा मेरे पिता को एक घोड़े पर लादा और क्रिम्सन सन का राजा मिंगू को भी ले आया। उन्होंने उन दोनों को शहर से बाहर निकलने के बाद ही नीचे फेंका, अपने आदमियों को तेजी से वहां से निकलने का इशारा करते हुए। यिमेंगशी ने मुझे अपनी बाहों में कसकर महफूज रखा, ग्रासलैंड की तरफ घोड़ा दौड़ाते हुए। मैंने यिमेंगशी की बाहों में सिर टिका दिया। हस्बैंड, तुमने मेरी बहन को कब पहचाना? जैसे ही हम मिले मुझे पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि उस औरत का चेहरा तुम्हारा था, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला वो बहुत इरिटेटिंग थी, एक झिंगुर की तरह शोर मचाने वाली और एक पिग की तरह बेवकूफ। अगर हमारे पास टाइम की कमी ना होती तो मैं पक्का उसे पीट देता। मिंगजू को लगा कि उसकी यिमेंगशी के साथ बॉर्डर्स के पार जाने की रजामंदी उसके लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात थी और श्योंगनू के लिए भी शान की बात। उसने मेरी सारी पुरानी बातें भी उगल दी, अपनी हर सांस के साथ मुझे एक पनौती और नीच बुलाते हुए। खैर, एक भी बात ऐसी नहीं थी जो यिमेंगशी सुनना चाहता था, जिससे वो गुस्से से भर गया। ये सुनकर मुझे कुछ गलत लगा। तुम्हें पता है पिग एक गाली है? इसके बारे में? तो फिर तुमने मुझे लिटिल पिग क्यों बुलाया? पहले मुझे लगा कि तुम क्यूट हो, तो उसी तरह से लिटिल पिग्स भी क्यूट होते हैं। अब से तुम्हें लिटिल पिग नहीं बुलाया जाएगा, ना ही मिंगजू। तो मुझे क्या बुलाया जाना चाहिए? तुम्हें यान हुई बुलाएंगे। जंगली हंस साउथ की तरफ उड़ते हैं, लेकिन नॉर्थ उनका घर होता है। ये ठीक है, असल में मुझे ये बहुत पसंद है। यान हुई। यिमेंगशी ने मेरा नाम पुकारा। उसकी आवाज बहुत ही ठहरी हुई और तसल्ली देने वाली थी। यान हुई, चलो घर चलते हैं। पास्ट में जो भी हुआ हो या दूसरों ने कुछ भी कहा हो, मेरे दिल में तुम वो तोहफा हो जो ऊपर वाले ने मुझे दिया है। हालात चाहे जो भी हो, मैं पूरे यकीन के साथ तुम्हें ही चुनूंगा। तुम मेरी इकलौती यानजी हो। मेरी नाक में सिहरन होने लगी और मैंने यिमेंगशी की बाहों में खुद को समेट लिया। बहुत देर तक मेरे मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकला। ढलते हुए सूरज की रोशनी में लौटते हुए हंस झील और आसमान में जा रहे थे। मेरी मातृभूमि एक पराया देश था। बॉर्डर्स के पार की ये अनंत जमीनें मेरी बाकी की जिंदगी के लिए मेरा आशियाना है, क्योंकि वो वहां है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं एंड होता है। आप सभी को वीडियो की स्टोरी कैसा लगा 10 से 20 कमेंट्स करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड लव यू।